हेलो दोस्तों। मेरा नाम है अभिषेक मिश्रा। आज मैं लेके आया हूँ आपके लिए म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर सर्टिफिकेशन एग्ज़ाम के चैप्टर नंबर 3 की, जिसमें हम लोग लीगल स्ट्रक्चर ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया के बारे में बात करेंगे। ये इस सीरीज़ का पहला वीडियो होगा चैप्टर 3 के लिए। दूसरा पार्ट 2 जिसमें हम सिर्फ और सिर्फ मॉक टेस्ट और उसके क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे, वो नेक्स्ट वीडियो होगा। चलिए मूव करते हैं। सबसे पहले म्यूचुअल फंड स्ट्रक्चर के की फीचर्स क्या है। हमेशा म्यूचुअल फंड्स में इंडिया में उसको एज अ ट्रस्ट की तरह इस्टेब्लिश किया जाता है। बेसिकली इस म्यूचुअल फंड स्ट्रक्चर में बहुत सारे पार्टिसिपेंट हैं, बहुत सारे स्टेक होल्डर हैं। सो म्यूचुअल फंड का काम होता है पब्लिक से पैसा रेस करना और उस पैसे को मैनेज करना, और उस पैसे को रेस किया जाता है एक या एक से ज़्यादा स्कीम्स के लिए, और हर एक स्कीम एक नंबर ऑफ सिक्योरिटी या नंबर ऑफ एसेट क्लासेस में इन्वेस्ट करती है। आते हैं, बात करते हैं लीगल स्ट्रक्चर ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया। सो एज आई सेड अर्लियर, म्यूचुअल फंड्स को एज अ ट्रस्ट कॉन्स्टिट्यूट किया जाता है और इंडियन ट्रस्ट एक्ट 1882 के थ्रू इसको गवर्न किया जाता है। म्यूचुअल फंड ट्रस्ट को क्रिएट करने के लिए उसके पीछे एक या एक से ज़्यादा स्पॉन्सर्स होते हैं जो कि मेन म्यूचुअल फंड बिजनेस को रन करते हैं, जो इस्टेब्लिश करते हैं। फॉर एग्जाम्पल टाटा म्यूचुअल फंड्स, आपने नाम सुना होगा। तो टाटा म्यूचुअल फंड के पीछे टाटा एंड सन्स एज अ स्पॉन्सर्स हैं, उन्होंने इसको इस्टेब्लिश किया हुआ है। हर ट्रस्ट का एक सेट ऑफ बेनिफिशरीज होते हैं। म्यूचुअल फंड एज अ ट्रस्ट के बेनिफिशरीज जो होते हैं उसके इन्वेस्टर्स होते हैं, जिन लोगों ने उसमें अपने पैसे लगाए होते हैं। पैसे नॉट इन एएमसी, नॉट इन ट्रस्ट में, बल्कि जो उन्होंने अपना पैसा दिया होता है एएमसी को मैनेज करने के लिए, सो उसके बेनिफिशरीज होते हैं। और म्यूचुअल फंड का जो ऑपरेशन, म्यूचुअल फंड ट्रस्ट का जो ऑपरेशन रन होता है वो गवर्न होता है, जो कि चलाया जाता है ट्रस्ट डीड की। जो ट्रस्ट डीड बेसिकली स्पॉन्सर और ट्रस्टीज के बीच में साइन किया जाता है। सो स्पॉन्सर, अगर आपको इजी भाषा में याद रखना हो, ये लोग प्रमोटर्स होते हैं बिजनेस में, और ट्रस्टीज वो होते हैं जो कि उनके सर्टेन नंबर ऑफ पीपल होते हैं जो उनके बोर्ड में होते हैं। वो लोगों का मेन मोटिव होता है अपने यूनिट होल्डर्स या इन्वेस्टर के वेलफेयर को ध्यान में रखना। वो लोग स्पॉन्सर के लिए काम तो ज़रूर करते हैं, बट उनका मेन मोटिव होता है कि किसी के साथ गलत ना हो, स्पेशली यूनिट होल्डर के साथ। अब ट्रस्ट में इंडिविजुअल्स भी हो सकते हैं और ट्रस्टी कंपनी भी असाइन हो सकती है। जब इंडिविजुअल्स को एज ए ट्रस्टीज असाइन किया जाता है तो उसको बोलते हैं बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज। ओके, सो इट्स लाइक उसमें 5, 6, 10, 11 ऐसे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं। और जब यही ट्रस्टी कंपनी जब फंक्शन करती है, जब उसमें इंडिविजुअल ना होकर के कंपनी फॉर्म में हो, तो उनको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बोलते हैं। और जो डे टू डे मैनेजमेंट है स्कीम्स का, वो मैनेज किया जाता है एसेट मैनेजमेंट कंपनी के थ्रू। सो अगर आप इसका स्ट्रक्चर एक ऐसा विजुलाइज करो हायरार्किकल फॉर्म में, सबसे पहले स्पॉन्सर होता है जो कि ट्रस्टी क्रिएट करता है, और वो ट्रस्टी जो है बेसिकली ओवरसाइट रखता है। और फिर एएमसी जो एसेट मैनेजमेंट कंपनी है उसके नीचे फॉर्म की जाती है, जो बेसिकली एक्चुअल मनी मैनेजमेंट वाला काम होता है, या ऑफिस वर्क, या जो एक्चुअली स्कीम्स को मैनेज करना, फंड्स को लॉन्च करना, इन्वेस्टर का सर्विसिंग करना, वो सारा जो मेन काम होता है, वो सारा का सारा काम होता है एसेट मैनेजमेंट कंपनी का। मूव करते हैं सेकंड स्लाइड पे। लीगल स्ट्रक्चर ऑफ म्यूचुअल फंड्स, अभी हम उसके बारे में बात करें, बहुत सारे पॉइंटर्स हैं। तो बेसिकली जो भी ट्रस्टी होता है म्यूचुअल फंड का, वो एएमसी के साथ, एएमसी बेसिकली जो मनी मैनेजमेंट करती है, उसके साथ एक एग्रीमेंट एग्जीक्यूट करती है, और उसमें उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी को सेट आउट करती है कि दीज आर द सेट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज दे हैव टू टेक केयर। जो कि आप देखते होंगे कि जनरली आपको एएमसीज का नाम आता है, बिकॉज वही उन्हीं लोगों के साथ एज ए इन्वेस्टर हम लोग डील करते हैं, जो कि सही भी है। एएमसी जो है स्कीम को मैनेज करता है, बट जो कस्टडी ऑफ एसेट्स का मतलब क्या हुआ कि जैसे इन्वेस्टर की बिहाफ में आपने इक्विटी खरीदा है, बॉन्ड खरीदा है, तो वो सब कौन होल्ड करता है? कस्टोडियन होल्ड करता है। और वो कस्टोडियन अपॉइंट कौन करता है? ट्रस्टीज करते हैं। अगर ये राइट एएमसीज को दे दिया जाए तो एट सर्टेन पॉइंट पे, या मे बी जब थोड़ा सा रेगुलेशन वीक हो, या जब कभी कभी चीज़ें लोग गलत फ़ायदा उठा लेते हैं, इसीलिए जो रेगुलेटरी एस्पेक्ट है इंडिया में म्यूचुअल फंड बिजनेस को लेकर के, वो काफ़ी स्ट्रांग है।
नेक्स्ट आते हैं इन्वेस्टर जो है, अब म्यूचुअल फंड की बहुत सारी स्कीम्स होती हैं, ठीक है, उसमें वो इन्वेस्टमेंट करता है ना। तो ये सारा का सारा इसके बिहाइंड जो भी इन्वेस्टर का डेटा होता है या रिडेम्पशन या नया परचेज, इन सब को मैनेज करने के लिए, इन्वेस्टर रिलेटेड डेटा से मैनेज करने के लिए जनरली एएमसी आरटीएस को असाइन करती है, रजिस्ट्रार एंड ट्रांसफर एजेंट। वो काम, वो फंक्शन खुद भी कर सकती है, लेकिन जनरली वो एक थर्ड पार्टी को असाइन कर देते हैं। सो इंडिया में आपने सुना होगा एक कैम्स है और एक कार्वी है, कार्वी फिनटेक। सो ये दो मेन आरटीएस हैं जो ज़्यादातर बिजनेस होल्ड करते हैं। स्पॉन्सर क्या होता है बेसिकली, मैंने जैसे पहले बताया था कि जब फर्स्ट टाइम म्यूचुअल फंड एप्लीकेशन अप्लाई करता है कोई, तो वो स्पॉन्सर ही करता है। फॉर एग्जांपल टाटा म्यूचुअल फंड के केस में टाटा एंड सन्स ने एज ए स्पॉन्सर म्यूचुअल फंड के रजिस्ट्रेशन के लिए सेबी के पास अप्लाई किया होगा, और वही लोग इनिशियल कैपिटल भी डालते हैं। मूव करते हैं तीसरी स्लाइड पे। स्पॉन्सर्स के बारे में आगे हम लोग बात कर रहे हैं। The appointment to SEBI for registration of mutual fund is made by sponsor, ये मैंने अभी जस्ट बोला। नेक्स्ट आता है द स्पॉन्सर शुड बी कैरिंग ऑन बिजनेस इन फाइनेंशियल सर्विसेज फॉर नॉट लेस देन 5 ईयर। तो बेसिकली ये चेक करता है, सेबी का मैंडेटरी गाइडलाइन है कि आपका इस तरह की सर्विसेज में या फाइनेंशियल सर्विसेज में एटलीस्ट 5 ईयर्स का बिजनेस रन करने का एक्सपीरियंस होना चाहिए, और उन लास्ट 5 ईयर्स में, है ना, जो आपका नेटवर्थ है, इन ऑल दोज इमीडिएट प्रीसीडिंग ईयर्स में, वो पॉजिटिव होना चाहिए। और जो लिक्विड नेटवर्थ है वो जो है बेसिकली ज़्यादा होना चाहिए जो भी प्रपोज कैपिटल कंट्रीब्यूशन स्पॉन्सर ने एएमसी के लिए डाला होता है। और कंपनी ने नेट प्रॉफिट लास्ट 5 ईयर्स में होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि कंपनी जो है लॉस में है लगातार, है ना। उस तरह की कंपनी को म्यूचुअल फंड का बिजनेस स्पॉन्सर करने के लिए लाइसेंस नहीं दिया जा सकता है। और एक और क्राइटेरिया है लास्ट, हैव एवरेज नेट एनुअल प्रॉफिट्स ड्यूरिंग द इमीडिएटली प्रीसीडिंग 5 ईयर्स ऑफ एटलीस्ट 10 करोड़। मतलब ऑन एन एवरेज जो नेट प्रॉफिट हो वो 10 करोड़ हो। ऐसा नहीं हो सकता है कि आप बहुत छोटा सा बिजनेस, प्रोपराइटरी बिजनेस या बहुत छोटा बिजनेस लोकल लेवल पे आप रन करते हो और उसमें आपका 10, 20, 50 लाख का प्रॉफिट है एवरी ईयर का, एंड सडनली आप जाओ लाइसेंस के लिए अप्लाई कर दो म्यूचुअल फंड के लिए, आपको मिल जाए। इतना आसान नहीं है। ये सब स्ट्रिक्ट इतना ही बनाया गया है सेबी ने, सो दैट वो इन्वेस्टर के इंटरेस्ट को प्रमोट कर सके और कोई भी नॉन सीरियस प्लेयर इस मार्केट में ना आए, क्योंकि ये जहाँ मनी मैनेजमेंट की बात आती है वहाँ पे सीरियसनेस इज़ वेरी मच रिक्वायर्ड। नेक्स्ट मूव करते हैं ट्रस्टी के बारे में। ट्रस्टी के बारे में समझते हैं कि उनको उनके अपॉइंटमेंट का और एलिजिबिलिटी का क्या क्राइटेरिया है। सो बेसिकली ट्रस्टी, जैसा मैंने कहा कि उनका मेन काम होता है कि जितने भी कंप्लायंसेस हैं सेबी के, वो सारे फुलफिल किए जा रहे हो म्यूचुअल फंड कंपनी के द्वारा। एएमसी, एसेट मैनेजमेंट कंपनी जो है, उस सारे रेगुलेशन को कंप्लाई कर रही हो। और ट्रस्टी का एक और सबसे मेन काम होता है, वो है यूनिट होल्डर्स, जो बेनिफिशियरीज हैं, जो पीपल जिन्होंने उस म्यूचुअल फंड कंपनी में पैसा लगाया होता है थ्रू देयर वेरियस स्कीम, उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना। और हर ट्रस्टी में जो भी मतलब इंडिविजुअल ट्रस्टीज़ हैं या बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज़ हैं, उनके अंदर ये 3 बोला गया है, इट शुड बी अ पर्सन ऑफ एबिलिटी, इंटीग्रिटी एंड स्टैंडिंग। ऐसा ना हो कि एबिलिटी नहीं है उनकी एज ए ट्रस्टी एक्ट करने की, तो ये क्राइटेरिया है। Somebody who is guilty of moral turpitude cannot be appointed as trustee. किसी ने इकोनॉमिक ऑफेंस या वायोलेशन ऑफ एनी सिक्योरिटी लॉ किया हो और उसमें उसको कन्विक्शन हुआ हो, उसको भी ट्रस्टी अपॉइंटमेंट नहीं किया जा सकता है। और कोई भी जो कोर डेली डे टू डे ऑपरेशंस में जो एएमसी है या उसका कोई डायरेक्टर, उसका ऑफिसर या एम्प्लॉय है, उन सब को ट्रस्टी अपॉइंटमेंट नहीं किया जा सकता है। और कोई भी ऐसा व्यक्ति जो है जो किसी और म्यूचुअल फंड का ट्रस्टी है, उसको किसी दूसरे म्यूचुअल फंड का ट्रस्टी नहीं बनाया जा सकता है। फॉर एग्जांपल, अगर आप निपॉन म्यूचुअल फंड के ट्रस्टी हो तो आप टाटा म्यूचुअल फंड के ट्रस्टी नहीं ले सकते हो। फिर हर व्यक्ति को ट्रस्टी एज ए अपॉइंटमेंट करने से पहले सेबी का अप्रूवल चाहिए होता है, सो दैट सेबी एश्योर्ड रहे कि जो व्यक्ति एज ए ट्रस्टी आ रहा है वो रिलायबल है, उसके अंदर एबिलिटी है और उसकी हाई इंटीग्रिटी हो। और स्पॉन्सर को एटलीस्ट 4 ट्रस्टीज़ अपॉइंट करने होते हैं।
अगर उसमें ट्रस्टी कंपनी है तो उसमें से बोलते हैं कि एटलीस्ट 4 ऐसे जो हों वो 4 एटलीस्ट बोर्ड बोर्ड पे या ट्रस्टी के बोर्ड पे जो होता है उसमें 4 एटलीस्ट डायरेक्टर हों। ऐसा नहीं हो सकता है कि 2 बोर्ड डायरेक्टर्स हो या एक हो, ऐसा नहीं हो सकता है। और इनमें से जितने भी ट्रस्टीज़ होंगे बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज़ में, उसमें से 2/3 जो है इंडिपेंडेंट होना चाहिए। उनका उस स्पॉन्सर कंपनी के साथ, उस एएमसी से के साथ कोई पास्ट या कोई रिलेशन नहीं होना चाहिए। और ट्रस्टीज़ का जैसे पहले बताया था, उनका सबसे मेन फंक्शन है कि यूनिट होल्डर्स के इंटरेस्ट को बनाए रखना, उनको प्रोटेक्ट करना, और म्यूचुअल फंड कंपनी एएमसी जो है सारे रेगुलेशंस के साथ कंप्लाई करे, ये इसका ध्यान रखना। तो ट्रस्टी क्या करता है, उसके लिए एक एएमसी के साथ एक इन्वेस्टमेंट एक एग्रीमेंट करता है। तो बेसिकली वो एएमसी कैसे फंक्शन करेगी, कैसे म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट को मैनेज करेगी, ये सारे सब कुछ का वो लोग एक एग्रीमेंट करते हैं, उसको बोलते हैं इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट एग्रीमेंट। और फिर ट्रस्टी का एक और इम्पॉर्टेंट काम होता है कि जितने भी सर्विस कॉन्ट्रैक्ट्स हैं कस्टडी से रिलेटेड या फिर और जितने भी आरटीए से रिलेटेड, इन सब का वो पीरियडिकली रिव्यू करता है, सो दैट वो ये इंश्योर करे कि जितने भी कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूट किए जा रहे हैं वो सारे के सारे यूनिट होल्डर के इंटरेस्ट में हो। और अगर ट्रस्टी को कभी भी ऐसा लगता है कि म्यूचुअल फंड कंपनी का, एएमसी का कोई भी बिजनेस ऐसा है जो रेगुलेशन के बियॉन्ड है या रेगुलेशन को ब्रेक कर रहा है, तो सबसे पहला काम होता है ट्रस्टी को कि वो उसका खिलाफ एक करेक्टिव एक्शन ले, और उसके बाद वो सेबी को भी इन्फॉर्म करे कि उसने क्या एक्शन लिया है और क्या इश्यूज हैं। ट्रस्टी ये भी इंश्योर करेगा कि जो स्कीम है, जो उसके फंडामेंटल एट्रीब्यूट्स है, फॉर एग्जांपल ऑब्जेक्टिव क्या है ना, उस पर जो फी और एक्सपेंसेस चार्ज होनी है ना, वो सारे के सारे या जो भी इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट्स हैं उसमें कोई चेंजेस ना हो, और जो इंटरेस्ट है यूनिट होल्डर्स का उसको वो लोग प्रोटेक्ट कर सके। और क्वार्टरली बेसिस पे ट्रस्टी क्या करता है, म्यूचुअल फंड के ट्रांजैक्शंस को रिव्यू करता है, और म्यूचुअल फंड के ट्रांजैक्शंस जो भी हैं थर्ड पार्टीज़ के साथ, उसके एसोसिएट्स के साथ या उसके डिस्ट्रीब्यूटर के साथ, उसका जो भी ट्रांजैक्शंस है उनका काम होता है ट्रस्टीज़ का उसको रिव्यू करना, सो दैट अगर कोई इन्वेस्टर कंप्लेन आई है और उसमें जो भी एएमसी ने उसका रिस्पॉन्स दिया है, ये सब कुछ, सो दैट इन्वेस्टर ऐसा ना फील करे कि उसकी बात कोई सुनने वाला नहीं है। तो इसीलिए ट्रस्टी मॉडल बनाया गया है। और ऑडिटर और कंप्लायंस ऑफिसर्स की रिपोर्ट्स को कंसिडर करना, उसको रिव्यू करना, और उस पर जो भी एक्शन लेना है वो सारा का सारा काम ट्रस्टी करता है। और ट्रस्टी का एक बहुत इंपॉर्टेंट रिपोर्टिंग साइड टास्क है कि एवरी हाफ ईयरली वो सेबी को उस एएमसी के बिजनेस के बारे में एक हाफ ईयरली रिपोर्ट देता है। नेक्स्ट टॉपिक आता है एएमसी, एसेट मैनेजमेंट कंपनी। जैसे मैंने बताया था हायरार्की में सबसे ऊपर है स्पॉन्सर, जो कि ट्रस्टी के साथ एक ट्रस्ट क्रिएट करता है और उसमें ट्रस्टीज़ को असाइन करता है, और फिर वो एक एएमसी फॉर्म करता है। एएमसी अगेन जो डे टू डे ऑपरेशन हैंडल करती है, जैसे ऑफिस स्पेस अरेंज करना है ना, और सेल्स और डिस्ट्रीब्यूशन, इंफ्रास्ट्रक्चर, आईटी, एडवर्टाइजिंग, रेगुलेटर्स के साथ बात करना, आरटीएस से बात करना, और जितने भी थर्ड पार्टीज़ हैं उन सब के साथ कोऑर्डिनेट करना और ओवरऑल म्यूचुअल बिजनेस को रन करना, ये सारा काम एएमसी का होता है। किसी भी व्यक्ति को अगर एएमसी के बोर्ड पे एज अ डायरेक्टर अपॉइंट करना है, उसके लिए ट्रस्टी का अप्रूवल लगता है, प्रायर अप्रूवल लगता है। और 50% जो एएमसीज के डायरेक्टर्स होते हैं वो इंडिपेंडेंट होना चाहिए, उनके स्पॉन्सर जो हैं उनसे कोई उनका संबंध नहीं होना चाहिए। और जितनी भी एसेट मैनेजमेंट कंपनी है उसमें जो नेट वर्थ ऑफ 50 करोड़ का उनके पास टोटल उनका नेटवर्थ होना चाहिए, इससे कम नहीं हो सकता है। और किसी भी तरीके से एएमसी के कंट्रोल में चेंज, फॉर एग्जांपल कोई मर्जर एक्विजिशन होता है या फिर कोई और सिचुएशन ऐसी आती है जिसमें एएमसी का कंट्रोल स्पॉन्सर से चेंज होकर के किसी और के पास जा रहा है, तो उन सब का इन्फॉर्मेशन वो सारा चेंजेस जो हैं बिना सेबी और बिना ट्रस्टी के अप्रूवल के बिना नहीं हो सकता है।
और ऐसा कुछ भी चेंज हो रहा होता है तो यूनिट होल्डर को इन्फॉर्म करना होता है, और यूनिट होल्डर को 1 महीने के अंदर बिना किसी एग्जिट लोड के उस स्कीम से बाहर निकलने का ऑप्शन दिया जाता है। और किसी भी एएमसी के अपॉइंटमेंट को अगर मेजॉरिटी ऑफ ट्रस्टीज मतलब 3/4 लाइक 75% ऑफ यूनिट होल्डर ने बोल दिया कि हमको ये नहीं चाहिए, है ना, तो वो बंदे को हटाना ही पड़ेगा। वो एएमसी को टर्मिनेट किया जा सकता है, उसकी जगह दूसरे सेट ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ एएमसीज उनको लाना पड़ेगा स्पॉन्सर को। नेक्स्ट टॉपिक है कस्टोडियन। कस्टोडियन बेसिकली क्या होता है, म्यूचुअल फंड्स का काम क्या होता है, शेयर्स खरीदना, बॉन्ड्स खरीदना और दूसरे एसेट क्लासेस में इन्वेस्ट करना। तो एक्चुअली जो आपकी एसेट्स होती है फंड की, उसको कस्टडी में रखने का काम कस्टोडियन का होता है। ये थर्ड पार्टी होती है, ये एएमसी ये बिजनेस को नहीं अंडरटेक कर सकती, क्योंकि जो आदमी अगर बिजनेस रन करेगा और उसी के पास कस्टडी रहेगी तो उसमें ट्रांसपेरेंसी का इशू हो सकता है या यूनिट होल्डर का नुकसान हो सकता है। तो इसीलिए जब भी कभी परचेज और सेल्स ऑफ किसी भी स्कीम में होता है तो जो सिक्योरिटीज़, मान लीजिए कोई शेयर्स खरीदे तो शेयर्स खरीद के कस्टोडियन के पास आएगा, और शेयर बेचे है तो कस्टोडियन के पास से ही जाएगा। म्यूचुअल फंड स्कीम के बिहाफ पे सारा इस तरह का ट्रांजैक्शन कौन सेटल करता है, कस्टोडियन करता है। अब कस्टोडियन को अपॉइंट कौन करता है, दे आर अपॉइंटेड बाय ट्रस्टीज, जो कि ट्रस्टीज और कस्टोडियन के बीच में एक एग्रीमेंट साइन होता है, जो कस्टोडियल एग्रीमेंट जिसको बोलते हैं। सो अगर स्पॉन्सर जिस कंपनी ने उस एएमसी को स्पॉन्सर किया है वो और उसके एसोसिएट 50% या उससे ज़्यादा का वोटिंग राइट्स ऑफ कस्टोडियन को होल्ड करते हैं, तो उसमें मतलब वो सिचुएशन अलाउड नहीं है कि तब तो वही बात हो गई कि स्पॉन्सर ने एक एएमसी क्रिएट किया और एक कस्टोडियन बनाया जिसमें उसका मेजॉरिटी स्टेक है, 50% से ज़्यादा स्टेक है। तो ये सिचुएशन अलाउड नहीं अनटिल अनलेस कोई स्पेसिफिक कंडीशन हो और उसके लिए ट्रस्टीज़ को इन्फॉर्म करना या सेबी को इन्फॉर्म करना ज़रूरी होता है। जितने भी तरीके के कॉर्पोरेट एक्शंस होते हैं, कॉर्पोरेट एक्शंस का मतलब हुआ किसी कंपनी ने डिविडेंड दिया, बोनस शेयर इशू किया या राइट शेयर इशू किया या फिर बाईबैक किया, वो सब कॉर्पोरेट एक्शंस को मतलब जितने भी कॉर्पोरेट एक्शन उन शेयर्स में या बॉन्ड्स में हो रहे हैं, मान लीजिए कोई कूपन आ रहा है किसी से, किसी पर्टिकुलर बॉन्ड से, या कोई बॉन्ड मैच्योर हो रहा है, तो उन सारे कॉर्पोरेट एक्शंस को ट्रैक कौन करता है, ये कस्टोडियन का काम होता है। ये एक हाई लेवल पे एसेट मैनेजमेंट कंपनी का ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है। जैसे मैं पहले बात कर रहा था, अगर आप ऊपर देखो, स्पॉन्सर है वो ट्रस्टी और एएमसी को क्रिएट करता है, एंड नाउ विद इन एएमसी बहुत सारे फंक्शंस होते हैं। इसमें 4 मेन कैटेगरीज हैं। कंप्लायंस, जो बेसिकली कंप्लायंस रूल्स एंड रेगुलेशन वाला काम देखते हैं, एंड देन फंड मैनेजमेंट, ऑपरेशंस एंड कस्टमर सर्विस, सेल्स एंड मार्केटिंग, अदर फंक्शंस। तो आप इसमें देखोगे कंप्लायंस में तो सिर्फ इट्स स्मॉल फंक्शन है, बट उनका एरिया बहुत वैरिड है। नेक्स्ट आता है फंड मैनेजमेंट में। तो फंड मैनेजमेंट में 3 तरह के रोल होते हैं। एनालिस्ट होते हैं जो बेसिकली एनालिसिस करके फंड मैनेजर को देते हैं कि हाँ ये सिक्योरिटी खरीदी जा सकती है, या इस पर्टिकुलर कंपनी का ये फंडामेंटल एनालिसिस है, या ये टेक्निकल एनालिसिस है। तो जो कोर डेटा गैदरिंग उसको एनालाइज करके फंड मैनेजर को ऑफर करना इन्फॉर्मेशन, उसको एनालिस्ट बोलते हैं। फंड मैनेजर को होता है जिसका लास्ट कॉल होता है अपनी स्कीम पे कि कौन से सिक्योरिटीज़ में पैसा लगाना है, किस में से निकालना है। और तीसरा सेट होता है डीलर्स। डीलर्स का मतलब होता है जो एक्चुअल ट्रांजैक्शंस हैं दूसरी पार्टीज़ के साथ, उस शेयर्स को खरीदना बेचना, वो डील को एग्जीक्यूट करना, वो काम डीलर्स का होता है। फिर ऑपरेशंस एंड कस्टमर सर्विस में बेसिकली 4 मेन एक्टिविटीज़ है। RTA इज बेसिकली ट्रांसफ़र एजेंसी, रजिस्ट्रार एंड ट्रांसफ़र एजेंसी, सॉरी मैं थोड़ा भूल गया था। रजिस्ट्रार एंड ट्रांसफ़र एजेंसी जिनका काम होता है इन्वेस्टर से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन का एक रजिस्टर बना के रखना, उसको नोट डाउन करके रखना। फॉर एग्जांपल किस इन्वेस्टर ने कितना पैसा निकाला, कितना डाला। और इनके बहुत सारे इन्वेस्टर सर्विस सेंटर्स भी होते हैं जहाँ के थ्रू लोग अपने रिडेम्पशन की या न्यू परचेज की या सिप करने की जो भी एक्टिविटीज़ हो सकती हैं उन इन्वेस्टर से रिलेटेड, वो सारी एक्टिविटी उन इन्वेस्टर सर्विस सेंटर से कर सकता है। तो जैसा मैंने पहले बताया, इंडिया में 2 RTAs है प्रोमिनेंट। एक है के फिनटेक
विच इज़ कार्वी फिनटेक, और दूसरा है कैम्प्स, कंप्यूटर एज मैनेजमेंट सर्विसेज। सो ये RTAs हैं। दूसरा है कस्टडी। कस्टडी जैसा बताया कि फंड्स में जितने भी सिक्योरिटीज़ खरीदी गई हैं उनका फिजिकल कस्टडी रखना। जिन शेयर्स को खरीदा है, उस नंबर ऑफ शेयर्स जो भी खरीदे हैं, उनका एक्चुअल कस्टडी या डॉक्यूमेंट्स का है, उनसे रिलेटेड जो भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं, सिक्योरिटीज़ होती हैं, उनको अपनी कस्टडी में रखना, वो कस्टोडियन का काम होता है। याद रखना कि कस्टोडियन AMC से अलग होता है। AMC खुद कस्टडी का काम नहीं कर सकती है। थर्ड आता है फंड अकाउंटिंग। सो फंड अकाउंटिंग बेसिकली जो NAV कैलकुलेशन होती है, नेट एसेट वैल्यू कैलकुलेशन होती है, कितना अमाउंट आया, कितना गया, वो पूरा जो कैलकुलेशन होता है, सिक्योरिटी को वैल्यूएशन करना है ना। तो मान लीजिए कोई सिक्योरिटी डेली उसका प्राइस पता चल रहा है, तो चलिए उसका प्राइस तो फिक्स है, बट कोई ऐसी सिक्योरिटी है जिसमें कोई ट्रेड ही नहीं हुआ 4-5-10 दिन से, तो उस केस में देर आर सर्टेन गाइडलाइंस कि उसको कैसे इवेल्युएट करना है, वो नंबर्स को कैसे लेके आना है अपने ओवरऑल कैलकुलेशन में। तो वो सारा काम फंड अकाउंटिंग का होता है। अच्छा, ये फंड अकाउंटिंग या जो नॉर्मल अकाउंटिंग फंक्शन होता है AMC में, दोनों डिफरेंट होते हैं। फंड अकाउंटिंग स्पेसिफिकली स्कीम से रिलेटेड होता है, और जो फाइनेंस या अकाउंटिंग जो कोर AMC का काम होता है वो अलग होता है, वो आपके अदर फंक्शंस में यहाँ है। नेक्स्ट आता है कैश मैनेजमेंट। कैश मैनेजमेंट का मतलब हुआ पैसा किस इन्वेस्टर से आया गया, सिक्योरिटी खरीदी तो उसका बैंक अकाउंट से किधर गया, किधर आया, ये सारा जो मैनेजमेंट होता है ये कैश मैनेजमेंट टीम का होता है। नेक्स्ट आता है सेल्स एंड मार्केटिंग। सेल्स एंड मार्केटिंग में बेसिकली आपके सारे पार्टनर्स आते हैं कि आप डिस्ट्रीब्यूशन कैसे कर रहे हो, आप ऑनलाइन कर रहे हो, थर्ड पार्टी ऐप्स के थ्रू कर रहे हो, या आपके नंबर ऑफ डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं जिनको ARN होल्डर्स हैं, या फिर कंपनीज हैं जो आपके प्रोडक्ट्स को डिस्ट्रीब्यूट कर रही है। वो सारा रिलेशनशिप मेंटेन करना, अपनी स्कीम्स की मार्केटिंग करना, एडवर्टाइजिंग करना, वो सारा काम सेल्स एंड मार्केटिंग टीम का होता है। अदर फंक्शन में बेसिकली तीन है फाइनेंस एंड एडमिन। फाइनेंस वाला मैंने ऑलरेडी आपको बताया, ये जो कोर फाइनेंस का काम एज जो किसी भी नॉर्मल कंपनी में जो फाइनेंस का काम होता है वो जो मैनेज करती है उसको फाइनेंस टीम करती है। और एडमिन बेसिकली वो टीम है जो एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड सारा काम देखती है। ऑफिस वर्क हो गया, स्टेशनरी हो गया, और लोगों का जो भी उनके बेनिफिट्स वगैरह हैं उनको मेंटेन करना, वो सारा काम एडमिनिस्ट्रेशन देखता है। बेसिकली एडमिन और HR कई बार एक फंक्शन ही हो जाते हैं, और HR का काम है लोगों को रिटेन करना, उनको रिक्रूट करना, उनके एम्प्लॉयज़ के वेलफेयर को देखना, वो सारा काम ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट का होता है। और IT इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट बेसिकली ये क्या करते हैं कि जितने भी टूल्स, IT टूल्स, सॉफ्टवेयर्स या इवन हार्डवेयर्स जो यूज़ हो रहा है उस कंपनी में, वो सारे सबका स्टॉक रखना, इंतज़ाम करना, सब कुछ स्मूथली चल रहा है, नए प्रोडक्ट को डेवलप करना या वेबसाइट बिल्ड करना, वो सारा काम ये IT टीम करती है। अब आते हैं AMC में। ये जो मैंने अभी इतना डिटेल दिया उसी का सर्टेन पॉइंटर्स हैं जो मैंने लिखे हुए हैं। एक एक हम लोग देख लेते हैं। कंप्लायंस ऑफिसर एक अपॉइंट करना ज़रूरी होता है म्यूचुअल फंड कंपनी में। उसका काम होता है सारे लीगल कंप्लायंसेस को इंश्योर करना, और कंप्लायंस ऑफिसर एक ड्यू डिलिजेंस सर्टिफिकेट साइन करके देता है कि भैया ऑल द रेगुलेशन, जितने भी AMC से रिलेटेड रेगुलेशंस हैं उन सबको फॉलो किया जा रहा है, और जितने भी इंटरमीडियरीज इन्वॉल्व हैं इस स्कीम रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स में, उनके पास जो भी अप्रूवल, जो भी उनका रजिस्ट्रेशन, वो सब होना चाहिए, वो इंश्योर करता है। और चूँकि कंप्लायंस ऑफिसर का काम है कंप्लायंस इंश्योर करना, तो उसमें को इंडिपेंडेंस देने के लिए ये बोला गया है कि आप डायरेक्टली हेड ऑफ AMC को रिपोर्ट करो। आप नीचे जो ब्यूरोक्रेसी है या इधर उधर मल्टीपल लोगों को रीच आउट करना, वो नहीं। कंप्लायंस ऑफिसर का काम है सीधे हेड ऑफ AMC को रिपोर्ट करना। कंप्लायंस ऑफिसर जो है पैरेलली ट्रस्टीज़ के साथ भी काम करता है, और उसको अगर कोई भी कंप्लायंस इशू, रेगुलेटरी इशू दिखता है, वो उस नॉन कंप्लायंस को डायरेक्टली ट्रस्टीज़ को रेज करता है, और ट्रस्टीज़ क्या करता है, उन सारे इश्यूज़ को लेकर के सेबी को इन्फॉर्म करता है, और उसमें जो भी उसको करेक्टिव एक्शन लेना होता है वो करेक्टिव एक्शन लेता है।
ना फंड मैनेजमेंट टीम में मैंने आपको बताया था इसमें 3 तरह की लोग होते हैं, एनालिस्ट, फंड मैनेजर, डीलर्स। तो एनालिस्ट का काम है इन्फॉर्मेशन को एनालाइज करके फंड मैनेजर को देना। फंड मैनेजर का लास्ट कॉल होता है, या वो डिसाइड करता है उसको कहाँ इन्वेस्ट करना है, कितना इन्वेस्ट करना है, उस पर किसी का जोर नहीं है, उसका इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और थर्ड होता है डीलर बेसिकली कि जो भी उनको ऑर्डर प्लेस करना है ब्रोकर्स के साथ या स्टॉक एक्सचेंज में, और जो भी उनको इंस्ट्रक्शन मिलेंगी, इतना शेयर खरीदना है, इस प्राइस पे खरीदना है, उसमें उनको अपना दिमाग नहीं लगाना है, उनको वो चीज़ जाके एग्जीक्यूट करनी है जैसा इंस्ट्रक्शन फंड मैनेजर ने दिया हुआ है। ऑपरेशंस एंड कस्टमर सर्विस टीम में ये ऑलरेडी इन सब के बारे में मैंने बात किया हुआ है कि एक फ्रंट ऑफिस होता है, एक बैक ऑफिस होता है। तो फ्रंट ऑफिस में बेसिकली जैसे ब्रांच ऑफिस अलग अलग शहरों में होते हैं, जिसमें बेसिकली सेल्स भी आता है, मार्केटिंग भी आता है, और जो भी इन्वेस्टर से रिलेटेड क्वेरी या ओवरऑल बिजनेस को रन करना, बढ़ाना, वो सारा काम फ्रंट ऑफिस में होता है। बैक ऑफिस में बेसिकली जो भी कॉल सेंटर्स होते हैं जिसमें आप फ़ोन करके अपना इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, और इन्वेस्टर की क्वेरीज आती हैं या डिस्ट्रीब्यूटर की क्वेरीज आती है, उन सबको सॉर्ट आउट करना वो बैक ऑफिस का काम है। आरटीए जो है द रजिस्ट्रार एंड ट्रांसफ़र एजेंसी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इनका काम होता है इन्वेस्टर रिकॉर्ड्स को मेंटेन करना। जब भी वो लोग इन्वेस्टर्स आके खरीदे तो उनको यूनिट्स अलॉट करना, उनको रिडीम करना, उनके बिहाफ पे परचेज करना, सेल करना, स्विच करना, डिविडेंड देना, और उनको अकाउंट स्टेटमेंट भेजना, ये सारा काम आरटीए का होता है। कस्टडी टीम होती है, कस्टडी टीम एएमसी में ही होती है, बट उनका काम क्या होता है, कस्टोडियन के साथ डील करना। जो भी ट्रांजैक्शंस की गई हैं उनके सेटलमेंट से रिलेटेड, या जो भी सिक्योरिटीज़ का आना और जाना है, या होल्ड करना है या रिलीज़ करना है, वो सारा काम कस्टडी टीम जो है कस्टोडियन के साथ मिलके कोऑर्डिनेट करती है। फंड अकाउंटिंग टीम, जैसा मैंने पहले बोला, उसका काम है हर इंडिविजुअल स्कीम के अलग अलग बुक ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करना और डेली बेसिस पे एनएवी कैलकुलेट करना। और कैश मैनेजमेंट मैंने पहले बताया कि बैंक्स और फंड मैनेजमेंट टीम के बीच में जो भी ट्रांजैक्शन होती हैं उसको एज अ ब्रिज की तरह काम करना, और जो भी पैसा बैंक को आ रहा है, बैंक एएमसी के बैंक अकाउंट में आ रहा है फ्रॉम इन्वेस्टर, या वाइस वर्सा उल्टा जा रहा है कि मान लीजिए किसी इन्वेस्टर ने रिडीम किया तो वो पैसा जा रहा है, सही जा रहा है, सही टाइम पे जा रहा है, ये सब सारा काम इंश्योर करना, कोऑर्डिनेट करना कैश मैनेजमेंट टीम का काम है। सेल्स एंड मार्केटिंग का हम लोगों ने ऑलरेडी बात किया कि सारे थर्ड पार्टीज़ के साथ डील करना, डिस्ट्रीब्यूटर या फिर आईएफएस जो होते हैं, या फिर कंपनीज होती हैं, या थर्ड पार्टी जो ऐप्स आज की डेट में हैं, उन सब के साथ डील करना सेल्स एंड मार्केटिंग का काम है। और ब्रांडिंग करना, एडवर्टाइजिंग करना, और जो भी कैंपेन्स रन करना है, इनका काम है बिजनेस को बढ़ाना। फिर ये 4 हैं जो अदर फंक्शंस में आते हैं, मैंने ऑलरेडी इनके बारे में बात किया है, बस इतना याद रखना है। फंड अकाउंटिंग जो होती है वो अलग होती है, जो एएमसी की अकाउंटिंग टीम होती है वो अलग होती है। फंड अकाउंटेंट का काम क्या होता है, इसका काम होता है डेली का एनएवी कैलकुलेट करना। जो भी एसेट और लाइबिलिटीज़ एवरी डे की हैं ईच स्कीम की, उसके बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना, उसका प्राइस कलेक्शन करना, और फिर एनएवी कैलकुलेट करना। जनरली इसको ये लोग बहुत बार इन हाउस एक्टिविटी होती है, कभी कभी ये लोग किसी थर्ड पार्टी को भी दे सकते हैं। इसके लिए किसी भी रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत नहीं है, सेबी के थ्रू। नेक्स्ट आता है ऑडिटर्स। तो ये जो मैं बात कर रहा हूँ ना, ये वो सारे सपोर्ट फंक्शंस हैं वेरियस सर्विस प्रोवाइडर के। तो ऑडिटर्स जो हैं ये बेसिकली रिस्पॉन्सिबिलिटी इनकी होती है कि हर अकाउंट का ऑडिट ठीक से हो, और हर म्यूचुअल फंड स्कीम का एक अकाउंट जो है एएमसी के अकाउंट से वो अलग मैनेज हो। मैं एग्जांपल देता हूँ कि किसी स्कीम में कितना पैसा आया गया, इन्वेस्टर ने डाला, निकाला वगैरह, ये सब फंड अकाउंटिंग में आता है। बट जो है एएमसी का अकाउंट क्या होगा कि मान लीजिए एएमसी ने एक ऑफिस खोला, उसमें जो एक्सपेंडिचर होगा वो स्कीम से मर्ज नहीं होगा, वो एएमसी के अकाउंट में अलग रहेगा। और ऑडिटर का काम होता है इसमें कोई मिक्स मैच ना हो, जो जहाँ होना चाहिए अकाउंटिंग, अगर म्यूचुअल फंड स्कीम की अकाउंटिंग है, उससे रिलेटेड आइटम है तो वहाँ जाएगा, अदरवाइज वो एएमसी के अकाउंट में मेंटेन होगा। वो कह रहा है कि ये दोनों जो है ऑडिटर का काम होता है, ये दोनों इंडिपेंडेंटली मैनेज हों। और जो भी म्यूचुअल फंड स्कीम का ऑडिटर अपॉइंट होता है
और जो एएमसी का ऑडिटर अपॉइंटमेंट होता है, ये दोनों अलग अलग होते हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि एक ही ऑडिटर दोनों चीज़ें कर रहा है। तो ये बहुत ही वेल रेगुलेटेड ऑडिटिंग फंक्शन है म्यूचुअल फंड का, जो कि सेबी ने क्रिएट किया हुआ है। वाइल द स्कीम ऑडिटर इज अपॉइंटेड बाय ट्रस्टी, एएमसी ऑडिटर इज अपॉइंटेड बाय एएमसी। तो आप देख सकते हैं इन्वेस्टर के जहाँ बेनिफिट की बात आती है वहाँ अपॉइंटमेंट ट्रस्टी करता है, और जहाँ पे एएमसी का जनरल बिजनेस होता है वहाँ अपॉइंटमेंट एएमसी करता है। आरटीएस के बारे में मैंने बताया कि ये वो लोग हैं, ये एक थर्ड पार्टी कंपनी जनरली होते हैं जो कि इन्वेस्टर रिकॉर्ड को मेंटेन करते हैं, और ये लोग अपने सर्विस सेंटर मेंटेन करते हैं, और बदले में इनको कुछ फ़ी मिलती है ऑन ट्रांजैक्शन बेसिस, किसका कितना बिजनेस है। फिर आरटीए का अपॉइंटमेंट जो है बेसिकली एएमसी करता है, और ऐसा ज़रूरी नहीं है कि एएमसी आरटीए अपॉइंट ही करे, है ना। ये जो है खुद भी इन हाउस वो एएमसी बना सकती है, एंड बट ये है कि अगर आरटीए असाइन किया गया है तो वो सेबी के थ्रू रजिस्टर्ड होना चाहिए। तो जैसे मैंने पहले बताया, दो ही आरटीएज है, के फिनटेक, कार्बी इसको बोलते हैं, और दूसरा है कैम्प्स। अब डिस्ट्रीब्यूटर कौन होते हैं, और सर्विस प्रोवाइडर्स के बारे में बात करें। डिस्ट्रीब्यूटर वो होते हैं जो म्यूचुअल फंड्स को सेल करते हैं अपने क्लाइंट्स को और इन्वेस्टर को उनकी नीड के हिसाब से। और बेसिकली डिस्ट्रीब्यूटर और एजेंट में फ़र्क होता है। डिस्ट्रीब्यूटर क्या होता है, वो मल्टीपल एएमसीज के साथ या मल्टीपल कंपनीज के प्रोडक्ट बेच सकता है। एजेंट जनरली जो इंश्योरेंस का आपने सुना होगा, इंश्योरेंस में एजेंट बोलते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर वर्ड नहीं बोलते हैं। बेसिकली एजेंट का मतलब वो लाइफ इंश्योरेंस कंपनी का एजेंट है, इसीलिए आपने म्यूचुअल फंड का एजेंट टिपिकल या जो सही वर्ड है वो नहीं सुना होगा। तो ये डिफरेंस है डिस्ट्रीब्यूटर और एजेंट में। डिस्ट्रीब्यूटर क्या होता है, मल्टीपल प्रोडक्ट्स विद इन सेम फाइनेंशियल प्रोडक्ट उसमें वो बेचता है। मतलब टाटा म्यूचुअल फंड भी बेचेगा, एचडीएफसी म्यूचुअल फंड भी बेचेगा, निपॉन भी बेचेगा, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड का भी प्रोडक्ट बेचेगा। बट वहीं इंश्योरेंस एजेंट अगर एलआईसी का है तो सिर्फ एलआईसी का एजेंट है वो, क्योंकि वो उस कंपनी का एजेंट है ना। एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस का एजेंट होगा, वो सिर्फ एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस का प्रोडक्ट बेचेगा। फिर आता है कलेक्टिंग बैंकर्स एंड पेमेंट एग्रीगेटर्स। तो बेसिकली क्या होता है, जैसे इन्वेस्टर ने पैसा डाला तो वो पैसा उसके अकाउंट से स्कीम के अकाउंट में जाता है, और वो जो बैंक अकाउंट में पैसा आता है वो जो मैनेजमेंट का सारा काम होता है उसको कलेक्टिंग बैंकर्स बोलते हैं। और बेसिकली क्या है कि हर एक कंपनी क्या करती है, वो हर स्कीम वाइज एक बैंक अकाउंट खोल के रखती है पर्टिकुलर बैंक के साथ, जिसका एक्सेस ज़्यादा हो, जिसके साथ उनके टर्म्स कंडीशन मैच हो, सो दैट ये सारा फंक्शन एएमसी को ना करना पड़े। तो बैंक क्या करता है, जितने भी कलेक्शन होने, जितने भी पेमेंट इन्वेस्टर्स को करने हैं उस पर्टिकुलर स्कीम के बैंक अकाउंट से, वो सारा का काम कलेक्टिंग बैंकर्स करता है। और पेमेंट एग्रीगेटर्स बेसिकली आजकल का ये नया कंसेप्ट है, जिसमें जो पेमेंट गेटवे प्रोवाइडर्स होते हैं, डिजिटल वॉलेट्स होते हैं, या पेमेंट बैंक, आजकल स्मॉल पेमेंट बैंक्स आ गए हैं, तो ये जो सर्विस प्रोवाइडर हैं उनको पेमेंट एग्रीगेटर बोलते हैं। फिर सेबी ने केवाईसी रजिस्ट्रेशन के लिए सर्टेन एजेंसीज को असाइन किया है या उनको अप्रूवल दिया है। तो बेसिकली बोला है कि आपको हर बार अलग अलग केवाईसी कराने की ज़रूरत नहीं है। एक सेंट्रल केवाईसी रजिस्ट्री एजेंसीज को इस्टेब्लिश किया है, जैसे अपना सीडीएसएल है, एनएसडीएल है, तो या के फिनटेक है, कैम्स है। तो ये लोग क्या होता है, ऐसा केआरए एक्ट करते हैं, और इनका काम होता है कि इन्वेस्टर जब भी अपने फर्स्ट टाइम डॉक्यूमेंट सबमिट करे, या रेगुलरली जो भी फ्रीक्वेंसी हो उसको चेक करने की, कि उसका आइडेंटिटी को इंश्योर करना, ऐसा ना हो कि किसी गलत आदमी का पैसा, किसी फॉरेनर का या टेररिस्ट फंडेड पैसा वो आ रहा हो म्यूचुअल फंड में लग रहा हो। इसीलिए केवाईसी, नो योर कस्टमर, ये एक प्रोसेस है, बिना इसके आप म्यूचुअल फंड में पैसा नहीं डाल सकते। फिर एक और सॉर्ट ऑफ सर्विस प्रोवाइडर है वैल्यूएशन एजेंसी। तो बहुत सारी ऐसी डेट सिक्योरिटीज़ स्पेशली होती हैं, तो जिसमें डेली ट्रेडिंग नहीं होती है, या थिनली ट्रेडेड का मतलब होता है बहुत कम ट्रेड हो या कभी कभी ट्रेड हो। तो उसमें बेसिकली उसका वैल्यूएशन कैसे करेंगे, तो सेबी ने साइन किया हुआ है
कि मतलब एटलीस्ट मिनिमम 2 वैल्यूएशन एजेंसीज होनी चाहिए जो इस तरह की डेट सिक्योरिटीज़ को वैल्यू करें, और उसमें से जो सबसे लीस्ट वैल्यू होगी उस वैल्यू को एएमसीज को यूज़ करना होता है वैल्यूएशन पर्पज़ के लिए। तो एज ऑफ नाउ एमफी ने असाइन किया है क्रिसिल लिमिटेड और इकरा लिमिटेड। एमफी आपको पता ही होगा, एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया। बेसिकली ये ना तो रेगुलेटरी बॉडी है, ना तो ये सेल्फ रेगुलेटरी बॉडी है, और ये मतलब सारे म्यूचुअल फंड्स का इंडिया में जो है उनका एक एसोसिएशन है। तो बेसिकली जितने भी स्टैंडर्ड होते हैं म्यूचुअल फंड्स के, स्कीम्स के, या बिज़नेस कैसे रन करना है, ये सारा स्टैंडर्ड जो है एमफी में जो सारे म्यूचुअल फंड कंपनीज हैं वो मिल के बनाते हैं। उसके लिए उन्होंने एमफी ये एक एसोसिएशन बना रखा है। क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज, बेसिकली जैसा मैंने कहा, क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज की रिक्वायरमेंट स्पेशली डेट सिक्योरिटीज़ के केस में है कि कोई भी सिक्योरिटी में अगर आप पैसा डाल रहे हो एज अ म्यूचुअल फंड, तो सर्टेन गाइडलाइंस हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपको याद हो, कॉरपोरेट जो बॉन्ड्स होते हैं उसमें AA+ सिक्योरिटीज़ में पैसा लगना चाहिए। तो AA+ जो रेटिंग होती है वो कौन असाइन करता है? वो क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज करती हैं। तो बहुत सारे ऐसे डेट फंड्स होते हैं जो बेसिकली रेटिंग पे ही फोकस्ड होते हैं। फॉर एग्जांपल कॉरपोरेट बॉन्ड फंड हो गया, क्रेडिट रिस्क फंड हो गया, और कुछ जो कैपिटल प्रोटेक्शन ओरिएंटेशन वाली स्कीम्स होती हैं, इन सब का डेफिनेशन जो है सिर्फ और सिर्फ क्रेडिट रेटिंग के बेसिस पे। तो क्रेडिट रिस्क फंड ही बोल, देखो नाम ही है क्रेडिट रिस्क, एक ऐसा फंड जो ऐसी सिक्योरिटीज में पैसा डाला है जिसमें क्रेडिट रिस्क ज़्यादा हो, तो उसका ऑब्वियसली रिस्क ज़्यादा है, उसमें रिटर्न भी ज़्यादा होगा। तो इस तरह के फंड्स की जो सिक्योरिटीज़ होती हैं उसमें रेटिंग जो ऑलरेडी होनी चाहिए वो किसी क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज का काम होना चाहिए। फिर एफएमपीज जो होती हैं उसमें भी एएमसीज जो है पहले से रेटिंग प्रोफाइल बता के रखती हैं। जब वो पोर्टफोलियो क्रिएट करती हैं, इंटेंडेंट पोर्टफोलियो, तो बताती हैं कि हमारे ये सारी सिक्योरिटीज़ हैं, इनका ये रेटिंग है। तो जिसमें अगर रेटिंग नहीं है, अगर वो अलाउड नहीं है, तो वो उसमें इन्वेस्ट वो लोग नहीं कर सकते। अब आता है डिपॉजिटरीज एंड डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स। सो डीपी वर्ड बोलते हैं बहुत बार, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स। तो बेसिकली क्या होता है, किसी भी पहले के ज़माने में कैसे होता था कि आप शेयर्स खरीदते तो आपको फिजिकल एक पेपर मिलता था, उसमें लिखा होता है कि ये नंबर ऑफ इतने शेयर इनको असाइन होते हैं और ये होल्डर है। तो अब वो सब जमाना फिजिकल पेपर का नहीं रहा। अब सब कुछ कहाँ होता है, डीमैट फॉर्म में, जिसको बोलते हो डीमेटेरियलाइज्ड फॉर्म। उसका मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में, ऐसा सॉफ्ट कॉपी होती है। तो इन्वेस्टर इंडिया में म्यूचुअल फंड अभी भी ऐसा है, वो दोनों ऑप्शन देता है। आप जो है फिजिकल तरीके से भी यूनिट होल्ड कर सकते हो और डीमेटेरियलाइज फॉर्म में भी होल्ड कर सकते हो। तो अगर डीमेटेरियलाइज फॉर्म में नहीं है तो उसकी ट्रैकिंग होती है अकाउंट स्टेटमेंट में, और अगर डीमैट में है तो उसका जनरली ट्रैकिंग कैसे करते हैं यूनिट्स का, डीमैट अकाउंट में करते हैं। तो इंडिया में बेसिकली 2 डिपॉजिटरीज हैं, नेशनल सिक्योरिटीज़ डिपॉजिटरी लिमिटेड और दूसरा है CDSL, सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विस लिमिटेड। ये दोनों कंपनीज का काम है डीमैट फॉर्म में सिक्योरिटीज़ को होल्ड करना, उनका मैनेजमेंट करना। फिर आता है स्टॉक एक्सचेंज। सो स्टॉक एक्सचेंज कहाँ होता है, जहाँ पे मतलब स्टॉक्स की ट्रेडिंग होती है। एक ट्रेड, एक बायर होता है, एक सेलर होता है, ऐसे बहुत सारी ट्रांजैक्शंस होती रहती हैं। तो म्यूचुअल फंड के पर्सपेक्टिव से जितने भी क्लोज्ड एंडेड फंड्स होते हैं या ETFs होते हैं, उनको मैंडेटरीली आपको एटलीस्ट एक स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट करना है एज ए AMC। और बहुत बार ऐसा होता है कि बहुत सारी ओपन एंडेड फंड्स भी स्टॉक एक्सचेंजेस में अवेलेबल होते हैं। आज के ज़माने में अगर आपने सुना हो, BSE का एक स्टार म्यूचुअल फंड प्लेटफॉर्म है और NSE का NMF प्लेटफॉर्म है। इसके थ्रू आप किसी भी तरह के फंड्स खरीद सकते हो, बेच सकते हो। और एक तीसरा ऑप्शन है जो एमफी ने क्रिएट किया है, उसको बोलते हैं म्यूचुअल फंड यूटिलिटीज़। ये एक और तरीके का ट्रांजैक्शन प्लेटफॉर्म है। नेक्स्ट आता है एग्जीक्यूशन ओनली प्लेटफॉर्म। तो बहुत सारे आपने डिजिटल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म सुने होंगे जिनके थ्रू आप डायरेक्ट प्लान्स जो होते हैं म्यूचुअल फंड्स के, जिसमें किसी डिस्ट्रीब्यूटर का इन्वॉल्वमेंट नहीं है, उनको खरीद बेच सकते हो। तो ये वो प्लेटफॉर्म होते हैं जो मतलब जो स्टॉक ब्रोकर के या रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र जो सेबी के RIA बोलते हैं, उनके जो प्लेटफॉर्म्स होते हैं वो उनसे ये अलग होते हैं।
सो इसमें बेसिकली दो तरह के रजिस्ट्रेशंस होते हैं। एक बोलते हैं कैटेगरी 1 एग्जीक्यूशन ओनली प्लेटफॉर्म, जिसका रजिस्ट्रेशन आप EOPs को एमफी से लेना पड़ता है, और ये कॉरपोरेट बॉडी होती है। ये बेसिकली पर्टिकुलर ये एमसीज का एज ए एजेंट वर्क करती है। और दूसरा जो EOP होता है ये एज ए स्टॉक ब्रोकर एक्ट करता है, जिसको अपना रजिस्ट्रेशन लाइसेंसिंग वो सब सेबी से करना पड़ता है। और ये एजेंट का एज ए इन्वेस्टर का ये इन्वेस्टर का एज ए एजेंट काम करता है, और ये सिर्फ और सिर्फ स्टॉक एक्सचेंज प्लेटफॉर्म के थ्रू ऑपरेट कर सकता है। अब आते हैं एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया। तो एमफी, जैसे मैंने बताया, सारे रजिस्टर्ड जितनी भी एएमसी हैं इंडिया में, उनका एक एसोसिएशन है। इनका सिर्फ और सिर्फ काम है टू डिफाइन एंड मेंटेन हाई प्रोफेशनल एंड एथिकल स्टैंडर्ड्स इन ऑल एरियाज ऑफ म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री। इनको बेस्ट प्रैक्टिसेस जो हैं या कोड ऑफ कंडक्ट हैं, उनके मेंबर्स, डिस्ट्रीब्यूटर या अदर पार्टी जो इस पर्टिकुलर बिजनेस में इंगेज हैं, उसको रिकमेंड करना, उसको प्रमोट करना, सेबी के साथ इंटरेक्ट करना, एएमसी के जो भी कंसर्न हैं उनको सेबी को बताना, उनको परसुएट करना या उनको एडवाइस करना। कोई भी इस तरह की एडवाइस बाइंडिंग नहीं होती सेबी के ऊपर, बट एएमसी बिजनेस का पार्ट सेबी के सामने रखना, ये सारा काम एमफी करती है। और गवर्नमेंट को भी अगर कुछ रिप्रेजेंटेशन करना हो या आरबीआई को करना हो म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री से रिलेटेड, वो सब एमफी करता है। और पूरे इंडिया में नेशन वाइड इन्वेस्टर्स को अवेयर कराना म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट के लिए, वो सारा काम एमफी करता है। किसी भी तरह की इंफॉर्मेशन को लोगों में बांटना और कोई भी रिसर्च करना, स्टडी करना, ये सब भी एमफी करता है। और किसी भी सेट ऑफ जो डिस्ट्रीब्यूटर हैं उनका कंडक्ट कैसा होना चाहिए उसको रेगुलेट करना, और उनके जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं वो क्रिएट करना, वो भी एमफी करता है। जो इन्वेस्टर्स हैं, यूनिट होल्डर हैं, उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना, ये इनका फंक्शन है। और म्यूचुअल फंड का रजिस्ट्रेशन कराना। आपने देखा हो ARN जो होता है, एमफी रजिस्ट्रेशन नंबर, आपने सेबी रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं सुना होगा। सेबी के पास वो इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र, वो अलग कॉन्सेप्ट है, बट जो डिस्ट्रीब्यूटर रजिस्ट्रेशन होता है वो एमफी करता है। एंड जैसा मैंने पहले बताया था, एमपी ना तो रेगुलेटरी बॉडी है ना SRO है। SRO मतलब सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन, वो भी नहीं है। ये पूरे वीडियो में इतना ही। ये थोड़ा सा बड़ा चैप्टर है, इसमें बहुत सारे सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, बहुत सारे सॉर्ट ऑफ स्टेक होल्डर्स हैं म्यूचुअल फंड में। तो ये सारे लोगों का इसमें इस पर्टिकुलर चैप्टर में पूरा एक निचोड़ है। और मैं इसके क्वेश्चन आंसर अगला जो भी मेरा वीडियो आएगा उसमें बनाऊंगा। सो मेरे ख्याल से अभी मेरा अंदाज़ा है 25 से 30 क्वेश्चंस एटलीस्ट हो सकते हैं। जब आप उन क्वेश्चंस एंड आंसर्स को करेंगे तो उससे आपका जो इस चैप्टर में पढ़ा है वो सारा कंसेप्चुअल क्लैरिटी आ जाएगा। आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब फॉर मोर सच वीडियोज़। थैंक यू, बाय बाय।